आपने आकाश आनंद की जिन्होंने जिस तरह जयपुर उन्होंने टिप्पणी करी उसमें कुछ नहीं बोला आपने। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं बड़े नेताओं पे कुछ नहीं बोलना चाहता। चलिए बस सवाल, आपको जब गोली लगी थी उसके बाद में आपको पता कि किन लोगों ने गोली मारी थी, क्या उन समाज की तरफ से, उस जमात की तरफ से कोई ऐसी दया या कोई ऐसी आपसे उन्होंने गिल्टी महसूस करी कि हाँ हमें भी एक बड़ा कदम उठाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद के पास जाना चाहिए और इस जो कट्टरता है, हमले हैं, उसको रोकना चाहिए? जनता के पैसे को अपने पूंजीपति मित्रों को देके केंद्र की सरकार जिस तरह से देश को लूट रही है और स्टेटों में सरकार उन वर्गों का भला करने के बजाय उनके जैसा व्यवहार करके जिस तरह से बेवकूफ बना रही है, ये खेल कब तक चलेगा? चंद्रशेखर भाई, जिस तरह से संसद में रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली पर जिस तरह बयान किए और वो जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको नहीं लगता कि ये एक सोची समझी रणनीति है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? लगातार मेरा इंतजार तो हर माँ हर बहन वो कर रही है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरी ये भी समझ में आ गया है ना कि बहुत आंदोलन करके भी वो लक्ष्य है जिससे कि परमानेंट अन्याय रुके, वो हासिल नहीं हो सकता है। आपने तो वोट के साथ ये कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा और वोट हमारा है तो राज भी हमारा आएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वोट हमारा, राज उनका, और चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता कमी है, लोग अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझ पाए। इसमें मेरा सवाल, देर पहले आपने देखा अम्बेडकर सर्किल पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बड़े उद्घोष किया कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन होगा। जिस तरह से लगातार यात्राएं निकल रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां यात्रा निकाल रही हैं, उससे इतर क्या है? क्योंकि आप एक दलित, बहुजन, पिछड़े, माइनॉरिटी की आप एक उनके हौसले बुलंद करते हैं। देखिए, यात्राएं जागरूकता के लिए है। जागरूकता से सोच बनेगी, सोच से परिवर्तन हो। जी, शक्ति संगठन के तौर पे हमारे पास है, बस समाज को जागरूक करके संगठित करना है। पिछले 2016 से राजस्थान में हम लोग भीम आर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये हमारा पहला विधानसभा चुनाव। राजस्थान का कोई ऐसा मामला नहीं जिसमें जब भी कोई अन्याय हुआ और मैं ना आके खड़ा हूँ। और ऐसा समझिए कि जब तक मैं नहीं आता तब तक यहाँ की सरकारें आंखें नहीं खोलती। चाहे जितेंद्र मेघवाल हो, इंद्र मेघवाल हो, कार्तिक भील हो, तोला गुजर हो, ओम प्रकाश रैगर हो, नासिर जुनैद हो, असगर हो, ASI मीणा जी हो, जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाते तब तक सरकार को पता ही नहीं लगता कि अन्याय हुआ। CHA की भर्ती का मामला हो, 3rd ग्रेड टीचर की ट्रांसफ़र का मामला हो, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मामला हो, किसानों की फसलों के दाम की बात हो, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की बात हो, हर मामले पे हम यहाँ लड़े हैं। ये यात्रा के जरिए हम जनता को जागरूक करके इस बात के लिए जागरूक भी इस बात के लिए करना चाहते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देखी और कांग्रेस पार्टी की भी सरकार देखी, और उन दोनों सरकारों में आकलन करने के बाद उनको अपने हितों को, अपने अधिकारों को जानना चाहिए कितना परिवर्तन उनकी ज़िंदगी में आया। और जब मैं ये बात उनसे ज़मीन पे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि वो भी ऐसी थी और ये भी ऐसी थी, हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। और सच तो ये है, अगर सुबह कमज़ोर वर्ग के लोग, किसान का मेरे लोग मेहनत करने खेत में ना जाए या मजदूरी पे ना जाए तो शाम में उनके घर पे आटा ना आए, रोटी ना बने। आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, वोट हमें मिल गई थी 52 में, और वोट के जरिए जो है 52 में जब लोकतंत्र आया तब से वोट हमारे लोग दे रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? बाबा साहब ने तो वोट के साथ ये कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा और वोट हमारा है तो राज भी हमारा आएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वोट हमारा, राज उनका, और चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता कमी है, लोग अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझ पाए। इसमें मेरा सवाल, जो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हैं इस समय राज्यों और केंद्र में, वो दलित, आदिवासी, पिछड़ों के वोट को सिर्फ चुनावी वोट समझती है और उसके बाद उन्हें अधिकार नहीं मिलता, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अधिकार मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य इन वर्गों का सशक्तिकरण है ही नहीं। अगर सशक्तिकरण होता तो शायद आज कुछ तो उन्होंने इनके लिए बेहतर किया होता। अब तो ये है कि जो बजट इनके लिए आता है उसको भी दूसरे मदों में खर्च करके और उस तरक्की को रोकने के लिए जितने हथकंडे अपनाए जाते हैं उतने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहले इसका एक उदाहरण, पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी और गरीबों के लिए अवसर थे सरकारी स्कूलों में,
कि सरकारी स्कूल में पढ़ के गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ रहे थे। अब सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट इतने महंगे कर दिए गरीब जा नहीं सकता है। फिर नौकरियां मिल जाती थी, अब भर्तियां नहीं आती, लेटरल एंट्री से भर्तियां होती हैं, और जो जहां भर्ती भी होती है वहां उनमें घोटाले हो जाते हैं, और बचे कुचे जितने सरकारी डिपार्टमेंट उनका निजीकरण हो रहा है। जब हम एजुकेशन लेके भी आगे बढ़ एजुकेशन लेके पढ़ भी लें और हमें रोजगार ना मिले, लोन हमें मिलता नहीं है, उद्योग धंधे में अपने लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि लोन भी उन्हें मिलेगा जिनकी सरकार होगी, या सरकार जिनको कहेगी इनको दे दो। यहाँ तो इतने बड़े लोग, फ्रॉड लोग हैं जो बहुत सारा पैसे लेके भाग गए। अभी 11,000 करोड़ रुपए माफ हुए एक बिजनेसमैन के। ये 11,000 करोड़ रुपए किसके हैं? क्या सरकार लाई है कहीं से? जनता के पैसे को अपने पूंजीपति मित्रों को देके केंद्र की सरकार जिस तरह से देश को लूट रही है, और स्टेटों में सरकार उन वर्गों का भला करने के बजाय उनके जैसा व्यवहार करके जिस तरह से बेवकूफ़ बना रही है, ये खेल कब तक चलेगा? इसलिए हमारे लोगों की तरक्की तब होगी जब उनके पास पॉलिटिकल पावर होगी। लाखों की संख्या में वो रोड पे खड़े हो जाएं, कुछ नहीं होगा। खूब नारे लगाएं, कुछ नहीं होगा। जब तक वो अपनी शक्ति नहीं बनाएंगे तब तक उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दलितों पर लगातार, मैंने कल जो राजस्थान के सामाजिक कल्याण मंत्री टीकाराम जूली से सवाल पूछा कि लगातार एट्रोसिटी बढ़ रही हैं, एफआर पे एफआर लग रही है, मामले दबा दिए जा रहे हैं। ये आप इंद्र मेघवाल की बात करी, जितेंद्र मेघवाल की बात करी, और इतने मामले हो रहे हैं। 50 लाख की बात आपने भी कही थी, नौकरी की बात कही। सरकार अब चुनावी मोड में आ गई है, कोई सारे वादे खोरे निखालस निकले, क्या कहेंगे इस पे? देखो, इस सरकार के बारे में तो मैं कह दूं, मैं ये नहीं कहता अगर किसी को आपने दिया है तो गलत किया। एक उदयपुर में घटना हुई थी, अगर आपके याद है, कन्हैया, उसमें आपने उस परिवार के दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, उनका जीवन और दलित पिछड़ों के, आदिवासियों के जीवन में क्या फ़र्क है? ऐसा क्या है, एक को 50 लाख रुपए, 2 सरकारी नौकरी, और उसी तरह के अपराध में दूसरे को 50 पैसे भी नहीं, और ये कह के कि भाई एक्ट में जो पैसा मिल जाएगा, एक्ट में मिल जाएगा, लेकिन आप तो ये भी नहीं कि आप अपराधी गिरफ्तार कर रहे हो। गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करने पड़ रहे। कुचामन सिटी में क्या हुआ आपने नहीं देखा? 6 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही। मुख्यमंत्री किस दलित के यहाँ गए, आप मुझे बताओ, आज तक का जब से मुख्यमंत्री है, किस दलित के यहाँ गए मुख्यमंत्री? उसके आंसू पूछने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसको ताकत देने, किसके यहाँ गए? और अगर नहीं गए तो क्यों नहीं गए? क्या यहाँ के दलित स्वाभिमान सम्मान नहीं रखते हैं? यहाँ के आदिवासी स्वाभिमान सम्मान नहीं रखते हैं? यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग स्वाभिमान सम्मान नहीं रखते हैं? ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री उनके यहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब वो उनको चुनावी वोटर से ज़्यादा कुछ मानते नहीं है। तो ये खेल कब तक? इसी खेल के खिलाफ हमारा आंदोलन है कि लोग इस बात को समझें। हमारे कहावत है कि आजमाए हुए को आजमाने का मतलब ये है कि जो मिलता है वही मिलेगा। अगर समाज को यही चाहिए जो मिलता आ रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर समाज देखो, अगर आप 4 कदम भी चलोगे बेडियों में जकड़े होके, तो कहीं ना कहीं बेडियों में असर पड़ेगा। चंद्रशेखर भाई, जिस तरह से संसद में रमेश बिदुड़े ने दानिश अली पर जिस तरह बयान किए और वो जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको नहीं लगता कि ये एक सोची समझी रणनीति है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ध्रुवीकरण करने के लिए? मैं तो जानता हूँ इस बात को। दानिश अली तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक व्यक्ति हैं, उस समाज को किस तरह गाली देके और वो समाज आक्रोशित होकर कुछ कहे और फिर उसके आधार पे उन शब्दों को जो है जाल को तोड़ मरोड़ के एक ध्रुवीकरण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी उसके अलावा है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में बहुत अच्छा कुछ किया होता तो इन सब चीज़ों की जरूरत क्या पड़ती? तो देखो, मैं तो समझता हूँ जिनकी राजनीति ध्रुवीकरण से होती है वो ध्रुवीकरण, और जिनकी भाईचारे से होती है हमारे जैसे लोगों की, जब तक शोषितों में भाईचारा नहीं होगा हमारी राजनीति कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि हम धनबल के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, हम जनबल के आधार पर राजनीति करते हैं और हम मनोबल के आधार पर राजनीति करते हैं। अगर धनबल के आधार पर जो लोग राजनीति करेंगे, पैसा फेंक के, पैसा दे के वोट लूटने का काम करेंगे, उनकी राजनीति कामयाब हो सकती है। जो लड़ा के पोलराइजेशन करके राजनीति करेंगे, उनकी राजनीति कामयाब हो सकती है। बहुजनों की राजनीति तो बहुजन समाज को भाईचारा पैदा करके ही कामयाब हो सकती है। दिल्ली में वास्तविक प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे जब जनता मन से वोट करेगी, तभी गरीब के बेटों को मौका मिलेगा। दिल्ली में डॉक्टर रितु के बारे में आपने सुना, वो आंदोलन करने तकरीबन 1 महीना हो चुका है। अभी तक जिस पर चार्जशीट है, अपराध घोषित हो चुका है, प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया गया और उन्हें एडॉक पे उन्हें हटा दिया गया। क्या कहेंगे, क्या हमारे बच्चे इसी तरह से? मैंने जिस दिन मुझे उसकी जानकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दी, तभी मैंने उस पर ट्वीट किया, अपनी बात रखी।
और लगातार हमारी टीम आपका उनके इंतजार कर रही है, लगातार मेरा इंतजार तो हर माँ हर बहन वो कर रही है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। चाह रही हैं कि आप पहुंचे। हाँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरी ये भी समझ में आ गया है ना कि बहुत आंदोलन करके भी वो लक्ष्य है जिससे कि परमानेंट अन्याय रुके, वो हासिल नहीं हो सकता है। तो वो आंदोलन कर रही बहादुर बहन है, उसको बधाई। और हमारी टीम लगातार उनके साथ है। आप देखोगे शुरू से हमारी टीम उनके साथ जाती है और धरने पर रहती है। और मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे कंधों बहुत लोग जिम्मेदारी में जाके एक दिन बैठ के आ जाऊँगा, 2 दिन बैठ के आ जाऊँगा। उसी मुहिम तो बनेगी ना आपके आ जाने से। मैं तो उन लोगों को कह रहा हूँ जो सदियों से कई उससे सालों से दशकों से वोट लेते आ रहे हैं। मैं तो उन नेताओं को सोच रहा था कि वो जाके उनकी मदद करेंगे, जो किसी को जानते पहचानते नहीं है, बड़े बड़े नेता हैं, वो जाके मदद करेंगे। लेकिन हर कमज़ोर की, हर बेबस की, हर लाचार की, हर पीड़ित की उम्मीद चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में बचे हैं। मैं इस काम को भी जल्दी जो है पूरा करूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार इतनी आसानी से अपने एजेंडों को छोड़ेंगी नहीं। इसके लिए राजनीतिक शक्ति बना के इनको सरकारों से बेदखल करके हम इनके मनोबल को तोड़ के अपने लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। बड़ा सवाल, आपको जब गोली लगी थी उसके बाद में आपको पता कि किन लोगों ने गोली मारी थी, क्या उन समाज की तरफ से, उस जमात की तरफ से कोई ऐसी दया या कोई ऐसी आपसे उन्होंने गिल्टी महसूस करी कि हाँ हमें भी एक बड़ा कदम उठाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद के पास जाना चाहिए और इस जो कट्टरता है, हमले हैं, उसको रोकना चाहिए? दया के पात्र तो हम लोग सदियों से रहे हैं। हमारी बस्तियाँ जली, सामूहिक हत्याएं हुई, दुराचार, यौनाचार अपराध हुए, हमारा सामाजिक बहिष्कार हुआ, हम भूखे मरे, हम जलाए गए, हम उल्टे लटकाए गए, सताए गए। किसी ने कभी हम पे दया की नहीं और हम दया चाहते भी नहीं हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, हम दया के भरोसे नहीं रहना चाहते। मेरी भी सुरक्षा और इस समाज की सुरक्षा तब होगी, वंचित समाज की, जब इनके पास राजनीतिक ताकत आएगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को मान के कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, और मान्यवर काशीराम साहब जब कहते हैं गुरु किल्ली सत्ता की चाबी अपने हाथ में लो, तो मैं उसी बात को समझते समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए निकला हूँ। समाज में सामाजिक संगठन बहुत है। मैंने बहुत दिन सामाजिक संगठन के जरिए जिन चीज़ों पे समाज को जागरूक करना था किया, बहुत सारी पाठशालाएं भी खोली, बहुत सारी शादियाँ भी, सब कुछ। लेकिन जिस काम को हम लाखों लोग मिल कर रहे हैं उससे कलम की ताकत से एक आदमी कर सकता है। इसलिए अब मेरा लक्ष्य ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना कि इस देश की गद्दी पे बहुजन समाज का कोई व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानता हो, बुद्ध की विचारधारा को मानता हो, सदगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को मानता हो, गुरु नानक देव, संत कबीर की विचारधारा को, वो कुर्सी पर बैठेगा तभी भला होगा। जब मानवता की सोच का राज आएगा तभी भला होगा। आपने आकाश आनंद की जिन्होंने जिस तरह जयपुर उन्होंने टिप्पणी करी उस पर कुछ नहीं बोला आपने? नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता जी। मैं बड़े नेताओं पे कुछ नहीं बोलना चाहता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर आज़ाद नेताओं और बड़े घरानों पे बोल के अपना समय खराब नहीं करना चाहता जी। बड़े लोग कभी गरीब को रिश्तेदार अपना मानते नहीं और मुझे किसी को रिश्तेदार बनाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर गरीब जो है उसको भी वही सुविधाएं और अवसर मिले जो बड़े घरानों के लोगों को मिल रहे हैं। ये लड़ाई तभी पूरी होगी जब उनको वही सम्मान का जीवन मिलेगा। धन्यवाद। राजनीतिक चेतना जिस तरह से बड़ी है, और आपके आने से मैं अभी जयपुर से आ रहा था, एक ही बात कर रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन दलित में जो वैक्यूम था, खालीपन था, उसको भरा है और ठस कैसे भरा है। ये जो आपने भरा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक सत्ता में आप पाएंगे। और जिस जो हुजूम आपको चाह रहा है, ये धन्ना सेठों की पार्टियों से, उद्योगपतियों की पार्टियों से और मनुवाद की को मानने वाली सोच की पार्टियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए झूठे मुकदमे और जेल से चंद्रशेखर को नहीं डरा सकते, उसके साथियों को नहीं डरा सकते। इसलिए मुझ पे मेरी हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर गोली चला रहे हैं। मैं उनकी गोलियों से नहीं डरता। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने काम को करता रहूँगा। समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए संघर्ष करता रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे चंद्रशेखर आज़ाद। एक बहुत बड़ी मुहिम है, संविधान बचाओ आंदोलन, और बड़ी यात्रा है। जो गरीब, दलित, वंचित, गुर्बत के जो लोग हैं, जो अपना हक और अधिकार चाहते हैं, और जिस तरह से लगातार संविधान पर भी हमले हो रहे हैं, उसी को बचाने के लिए
एक बहुत बड़ी मुहिम राजस्थान में भी वो चला रहे हैं और कुछ ही पलों में अब मालाखेड़ा पहुंचेंगे और हज़ारों की संख्या में मालाखेड़ा में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं लगातार यही बात कर रहा हूं कि भाई क्या किस तरह की व्यवस्था है, तो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद का। हम वहाँ पर भी उनकी पूरे आंदोलन को, पूरी सभा को भी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम।